हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर एट इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस थे वो मैंने पढ़ा दिए थे सॉरी। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जो एलिमेंट्री फंक्शन हो गए हैं तो अब जितने भी स्टेप वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है ना, या हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, उनकी स्टडी हमें करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है बच्चों बेसिकली किसकी है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की। देखते हैं बच्चों पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बच्चों देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में बच्चों देखिए क्या होगा कि पहला फंक्शन जो आता है वो होता है बच्चों सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे बच्चों हम GIF के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरा फंक्शन होता है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, जिसे हम बच्चों FPF के नाम से भी जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन होते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिग्नम फंक्शन, सेकंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड थर्ड वन इज बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन जो होते हैं ये तीनों पीस वाइज फंक्शन होते हैं, क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड होते हैं। ठीक है, क्यों पीस वाइज बोला, अब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए बच्चों इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिग्नम फंक्शन, इसकी बात करते हैं। देखते हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा फंक्शन बच्चों जो केवल तीन वैल्यू अडॉप्ट करता हो, दैट इज +1, -1 एंड 0 इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन। ठीक है बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जो केवल तीन वैल्यू अडॉप्ट करता हो, दैट इज +1, -1 एंड 0। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसके आउटपुट में केवल तीन वैल्यू आती हूँ, +1, -1 एंड 0 इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, तो f(x) इज इक्वल टू बच्चों एक ऐसा फंक्शन जो तीन वैल्यू अडॉप्ट करता हो, दैट इज -1, 0 एंड 1। ठीक है, -1 फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, 0 फॉर 0 एंड 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 देता हो आउटपुट, सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए +1 देता हो आउटपुट, और 0 पे 0 आउटपुट देता हो, ऐसे फंक्शन को हम बच्चों सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है कि इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक एग्जांपल बच्चों होता है इसका f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 अपॉन मॉड। ठीक है, मॉड ऑफ x अपॉन x कर दीजिए आप, इससे ज्यादा बेटर है, मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, आप ये बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक एग्जांपल है बच्चों इसका। देखिए जब x 0 नहीं है तो बच्चों मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर x पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x नेगेटिव होगा तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर -1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसका एक एग्जांपल ये होता है बच्चों, मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल बच्चों इसका बना सकते हैं। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू अनदर एग्जांपल x अपॉन मॉड x। ठीक है, जब x 0 नहीं है एंड 0 जब x 0। ठीक है, वही बात है बच्चों, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अब x क्या बोलते हैं, डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो 1 आंसर आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो -1 आएगा आंसर। ठीक है ना भाई, x अगर नेगेटिव होगा तो सपोज ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, -1 आ जाएगा। x अगर पॉजिटिव है तो ये तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना, मॉड लगा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव +1। तो देखिए कई बुक्स में क्या होता है, देखिए एनसीईआरटी में तो सही दिया हुआ है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो ऐसा फंक्शन जो केवल तीन वैल्यू अडॉप्ट करता हो, दैट इज -1, 0 एंड 1 इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन। ठीक है, -1 फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड
1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्नम फंक्शन। लेकिन कुछ बुक्स है बच्चों उसमें इनको सिग्नम फंक्शन बोला गया, नहीं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सिग्नम फंक्शन, ठीक है, दे आर नॉट द सिग्नम फंक्शन, ठीक है, दे आर द एग्जांपल ऑफ सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अगर ये पूछे कि भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन, देन द डेफिनेशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज दिस ओनली, ठीक है ना। अ फंक्शन विच अडॉप्ट ओनली 3 वैल्यूज, दैट इज -1, 0 एंड 1, -1 फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन, ठीक है बच्चों। ये इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है बच्चों। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों कैसा बनेगा। इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सपोज ये y एक्सिस है हमारी, ये x एक्सिस है, यहाँ कहीं पे बच्चों +1 है, ये 0 है और ये -1 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, -1 फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, तो ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्राफ कैसा मिलता है बच्चों, -1, ठीक है बच्चों। 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की जो वैल्यू मिल रही है बच्चों क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, एंड 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसे पीस वाइज एग्जांपल में क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि भाई ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है ना भाई। x जब छोटा है 0 से तो अलग डेफिनेशन है, x 0 के बराबर है तो 0 है, x पॉजिटिव है तो 1, ठीक है। तो पीस वाइज में डिफाइंड हो गया, दैट्स व्हाई दीस फंक्शंस आर नोन एज द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट वन इज सिग्नम फंक्शन, सेकंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थर्ड वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये फंक्शन आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। सारी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए बच्चों जो है वो हमारे पास ग्राफ जो आ रहा है वो क्या रहा है, y इज इक्वल टू -1, सारी x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है, एंड x पॉजिटिव के लिए बच्चों जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1, ठीक है बच्चों। जो डोमेन है बच्चों साफ साफ दिख रहा है हमें, x की हर एक वैल्यू फंक्शन हमारा अडॉप्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल। और रेंज में आप देखिए बच्चों y की केवल 3 वैल्यू फंक्शन ऑप्ट कर रहा है, एक -1, एक 0 और एक 1, ठीक है। 3 वैल्यू बच्चों केवल ऑप्ट कर रहा है, -1, 0 एंड 1, केवल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द सिग्नम फंक्शन, ठीक। और कोटा में तो बच्चे कई बार कॉमेडी में बोलते थे सर सिंगम फंक्शन, तो आप बोल सकते हो, बट सिग्नम विल बी द मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो बच्चे कुछ भी बुला सकते हैं। आइए बच्चों एक दो एग्जांपल्स को और देखते हैं। तो इस पर कुछ और एग्जांपल देने हो बच्चों इस तरह से दिया जा सकता है। देखिए सपोज बच्चों दे दिया हमें एग्जांपल, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू बच्चों दे दिया सिग्नम फंक्शन के लिए। सपोज बच्चों दे दिया हमें मॉड ऑफ x - 1 अपॉन x - 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये भी सिग्नम फंक्शन का एग्जांपल हो गया बच्चों, ठीक है ना। देखिए डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे जा रहा है बच्चों, 1 पे जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 1 पे जा रहा है, तो उसके लिए क्या बोल दिया उसने कि 0 है। और जहाँ पे डिनोमिनेटर 1 नहीं, जहाँ पे x 1 नहीं जा रहा है वहाँ पे या तो भाई x - 1 या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या आने वाला है +1, नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों -1, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको अगर और ज्यादा आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि -1 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों देखिए f(x) इज इक्वल टू सपोज आ गया मॉड ऑफ x + 2 अपॉन x + 2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे जा रहा है, -2 पे। तो ये फंक्शन कब होगा जब x की वैल्यू -2 नहीं है, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 है तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों -1 कब, व्हेन x इज स्मॉलर देन -2। ये आ जाएगा बच्चों 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड ये आ जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है x + 2 या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव आएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर 1 आएगा,
नेगेटिव होगा x प्लस 2 तो भाई न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो दैट इज -1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द मोर एग्जांपल फॉर द सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। ठीक है बच्चों, और कुछ फंक्शन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि नाम बता रहा है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो पहली बात तो बच्चों इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं बच्चों, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट की तरह नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यू हैव टू कंसीडर इट एज अ ब्रैकेट ओनली। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि दिस ब्रैकेट इज रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, then only you have to consider that this is normal bracket, this is normal bracket। okay, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब आपको कंसीडर करना है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अदरवाइज यू डोंट हैव टू ट्रीट इट लाइक अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखते हैं। मीनिंग ये है बच्चों कि fx इज इक्वल टू, सपोज लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास fx नहीं, एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, कितने का बच्चों 5.3। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बच्चों 5, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट ही हमको लिखना है। मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, दैट इज 5 आ रहा है, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का लिखा है सपोज 2.7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 2 आ रही है। ठीक है, 3.9 अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9.73 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कहीं पाई लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों 3.14 मतलब है तो इरेशनल क्वांटिटी, बट 3.14 हम जो 2 डिजिट तक जाते हैं। ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 2 डिजिट तक देखें तो है तो रेशनल क्वांटिटी, इसका वैल्यू होता है 2.71। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा इसका 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं सपोज 5 लिखा हुआ है, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 5 ही हो जाएगा। भाई उसके इंटीग्रल पार्ट हमें बताना है कि व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे सपोज बच्चों हमें दिया हुआ है 9.732, इसका क्या आ जाएगा 9। बात करते हैं बच्चों नेगेटिव नंबर्स की। ठीक है, पॉजिटिव तक तो सारी चीजें ठीक है, आपको सही नजर आ रहा होगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं बच्चों। देखिए हमें क्या लगाना है, लिखना है बच्चों, इसमें केवल इसका इंटीग्रल पार्ट लिखना है। कहीं लिखा हुआ है बच्चों का -2.73। ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, आप लोग बोलेंगे -2, नहीं गलत है बच्चों। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। भाई फ्रैक्शन किसी क्वांटिटी में से तो आप फ्रैक्शन ले सकते हो, बात समझ रहे हो ना। किसी मतलब मान लो आपके पास 100 रुपए थे, मैंने कहा इसका 2/5 फ्रैक्शन मुझे दे दो, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का तो 2/5 फ्रैक्शन मुझे दोगे आप। जब आपके पास है नहीं तो आप उसका फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो, बात समझ में आई। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा बच्चों -3 आएगा। सपोज समझिए कैसे आया -3, इसको समझते हैं। इसमें बच्चों क्या है हमारे पास -2.753 है, इसका मतलब बच्चों ये लिखा हुआ है -3.0, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों वो है 0.27। ठीक है, 0.27। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, ये हो गया इसका बच्चों इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब जब आप ऐड करोगे तो ये बनता है -2.73। ठीक है,
तो निगेटिव वाले में बच्चों ध्यान रखना कि आपको क्या करना है बच्चों, एक और माइनस कर देना है। सपोज माइनस 5 पॉइंट समथिंग लिखा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस 7 पॉइंट समथिंग लिखा हो तो इसका इंटीग्रल पार्ट -8 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से ये चीजें ऐसी होती हैं। कोई फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा बच्चों एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, आप लोगों को पहले भी समझाया गया होगा जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई होगी कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको बताया गया होगा फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, मोर वाइल रैशनल कैन बी नेगेटिव। ठीक है ना, तो उसलिए है बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.27 है। ठीक है ना, इस वजह से ये नंबर ये बना, लेकिन इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो, -3। सिंपल याद करने का तरीका है, अगर नेगेटिव नंबर है तो आप एक ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है, -5.23 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट क्या हो जाएगा इसका, -6 हो जाएगा। -4.79 है, इसका ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट -5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस का पाई है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बच्चों -4 हो जाएगा, -3.14 लाइक दिस। ठीक है ना, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा भाई, दैट इज अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, -4। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे बच्चों जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो क्या होगा कि नेगेटिव में एक और कम आ जाओ, -3 से एक और कम आया तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, -4। ठीक है, देखिए सपोज कहीं लिखा हुआ बच्चों -10.97, इसका इंटीग्रल पार्ट -11। कहीं लिखा हुआ -5, इसका इंटीग्रल पार्ट -5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं बच्चों। ठीक है ना, इसी तरह बच्चों देखिए माइनस का e, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का क्या आ जाएगा, -2.73 होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, एज इट इज बाई 2.73 है तो उसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 हो जाएगा। वहां डायरेक्ट -2.73 होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, -3। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, फिर आते हैं इस पर, इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वही एक्स है, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो कोई क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है, अगर 1 नहीं है, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में, तो बच्चों 0.2 तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा बच्चों, 0। 0.4 होगा तो भी उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, 0। 0.6 होगा तो भी उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, 0। 0.99 होगा तो भी उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर 1 तक का जो ग्राफ मिलने वाला है बच्चों, वो हमें क्या मिलने वाला है, 0। ठीक, क्लियर है बच्चों। 0 से 1 तक में देखिए 0.1 पे भी इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0.2 में भी इंटीग्रल पार्ट क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। 0.3 में भी बच्चों इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 0.4 में भी बच्चों जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो 0 ही आएगा। 0.5 में भी इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा। ठीक है, 0.99 तक इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ही 1 हुआ वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। तो देखिए 1 पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, ओपन कर दिया, तो 1 पे वैल्यू क्या आई बच्चों, 1 आई।
फिर बच्चों 1 से 1.999 तक वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1 ही आएगी। 1 पे वैल्यू 1 है, 1.1 पे वैल्यू 1 आएगी, 1.2 पे ग्रेटर देन पार्ट 1 आएगा, 1.7 पे ग्रेटर देन पार्ट 1 ही आएगा, 1.99 पे भी ग्रेटर देन पार्ट 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 हुआ ग्रेटर देन पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसे इस तरह से आता है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा इसी तरह से 4 से 5 के लिए। इसी तरह तो पीछे आ जाता है हमारे पास। देखिए -1 और -2 के बीच में कोई क्वांटिटी है, जैसे -1.7 है तो -1.7 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा बच्चों? -2। देखिए -2 आ रहा है। -1.3 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा? -2 ही आ रहा है। जैसे ही -1 हुआ, -1 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? -1 -0.5 ग्रेटेस्ट पार्ट -1 -0.1 ग्रेटेस्ट पार्ट -1। लेकिन जैसे ही ये 0 हुआ तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। ठीक है, तो दिख रहा होगा बच्चों ये भी पीस वाइज डिफाइंड है सारे, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में केवल डिफाइंड है ना, ग्राफ बार बार ब्रेक हो रहा है, कई सारे पीस बन रहे हैं, इसलिए इनको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानता है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसे हम बच्चों स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टेप फंक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सीढ़ी नुमा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज स्टेप फंक्शन। ठीक है ना बच्चों, जो ये सीढ़ी नुमा फंक्शन बन रहा है, सीढ़ी नुमा फंक्शन, इसीलिए बच्चों इसे हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन। क्लियर है बच्चों? इसकी डोमेन क्या है? डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू ऑल रियल। इसकी डोमेन बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल। देखिए हर जगह डिफाइंड है भाई, यहाँ पे -1 नहीं ले रहा था लेकिन यहाँ पे तो ले रहा है, यहाँ पे 0 नहीं ले रहा लेकिन यहाँ पे तो ले रहा है, तो इस तरह से हर जगह डिफाइंड है बच्चों डोमेन। रेंज में क्या आ रहा है बच्चों? केवल इंटीजर्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है बच्चों? केवल इंटीजर्स। तो रेंज में क्या आ रहा है बच्चों? केवल इंटीजर्स। ठीक है ना, देखिए या तो -4 आ रहा है, या -3 आ रहा है, या -2 आ रहा है, या -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 3 है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इसकी डोमेन क्या है बच्चों? ऑल रियल। इसकी रेंज क्या है बच्चों? केवल इंटीजर्स। ठीक है, y बिलोंग्स टू ओनली इंटीजर्स। आप अब इतने प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको कि डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बच्चों, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, इट मींस बच्चों ये क्वांटिटी जो आएगी वो लेस देन और इक्वल टू x आएगी। इक्वल टू x कब आएगी? जब x हमारा इंटीजर होगा, केवल इंटीजर। ठीक है ना, लेस देन x कब आएगी बच्चों? जब हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन हो। ठीक है ना, 1.2 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, -2.3 उसका ग्रेटेस्ट -3 आएगा, तो वो क्वांटिटी छोटी होती है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x आता है। ठीक है बच्चों, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x आता है। ठीक है बच्चों, अगर सपोज बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू सपोज बच्चों n है, ठीक है, और n इंटीजर है, तो n को एक इंटीजर मैंने बोल दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू सपोज बच्चों 5 आ गई। ठीक है, 5 आ गई बच्चों, तो 5 इंटीजर ऑब्वियस है, तो x की संभावना कहां से कहां तक होगी? x 5 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, नॉट इंक्लूडिंग 6। ठीक है, 5.999999 तक हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो 5 पे तो क्लोज आएगा लेकिन 6 पे ओपन आएगा। ठीक है ना, वही चीज मैं लिखने जा रहा था बच्चों यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर n है तो जो x होगा बच्चों वो n से स्टार्ट होगा और n+1 तक जाएगा। ठीक है,
n पे जो होगा वो क्लोज इंटरवल आएगा और n प्लस 1 पे बच्चों ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है बच्चों, सपोज बच्चों दिखा हुआ है ग्रेटर देन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4, यही एग्जांपल दे देता हूं मैं। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों x विल बिलोंग्स फ्रॉम 4 टू 5। ठीक है, 5 पे ओपन, मतलब 4.99 भी है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो 4 ही आना है। 4.999 है तो भी इंटीग्रल पार्ट बच्चों क्या आना है, 4 ही आना है। 4 भी है तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी 4 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सपोज क्या लिखा हुआ है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। ये पाई क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इंटीग्रल है, मतलब रैशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये नेवर पॉसिबल है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, नॉनसेंस आप बोल सकते हो, नॉनसेंस। ठीक है, तो किसी ने अगर इस टाइप का लुच्चा क्वेश्चन पूछा तो आपको लुच्चा ही आंसर देना है, नॉनसेंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरे कहने का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x विल ऑलवेज बी एक इंटीजर क्वांटिटी आएगी, रेशनल क्वांटिटी नहीं आ सकती है। इसके लिए एग्जांपल देना जरूरी था। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, सपोज बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस i आ जाए। भाई इंटीग्रल की वैल्यू तो वही रहनी है बच्चों। सपोज बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 2.3 प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2.3, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आना था, 7.3। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट अगर आप लेते तो भी क्या था, 7। ठीक है ना, तो वो यही कह रहा है क्वेश्चन कि उसका इंटीग्रल पार्ट अलग कर लो, जो बचा हुआ पार्ट है x का उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ले लो। ठीक है ना, और आंसर आ जाएगा। तो बात वही, कैसे भी आप कर लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस आई जो आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस आई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये देखो अब बच्चों मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आनी है, इंटीजर आनी है। तो ये यही वाली कहानी बन गई, ये इंटीजर ही लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस x। तो ये हो, ये पहले मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, और इंटीग्रल पार्ट क्या है बच्चों, ये है इसका, तो इंटीग्रल पार्ट ये क्या है इसका। तो एट लास्ट क्या आ गया बच्चों, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है ना, ये समझाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट दिया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर कहीं लिखा हुआ है बच्चों, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x। ठीक है, इसकी 2 वैल्यू हो सकती है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर x इंटीजर होगा, अगर सपोज x वैल्यू 5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -5। 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 0। 0 कब आ रहा है, जब x इंटीजर है। ठीक है बच्चों, अब x जब इंटीजर नहीं है, सपोज x की वैल्यू हो गई बच्चों 2.3, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -2.3 का इंटीग्रल पार्ट -3। 2 - 3 कितना आएगा बच्चों, -1। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों आप। ठीक है, ये एग्जांपल से मैं समझा देता हूं बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो ये रिजल्ट बच्चों ध्यान रखना है, इफ x is an integer quantity then greatest integer part of x plus greatest integer part of minus x will always equal to 0. If x is not an integer then greatest integer part of x plus greatest integer part of minus x will always be -1. ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक बार x की वैल्यू हमने ले लिया बच्चों, सपोज 4 ले ली, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 4 क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -4 क्या आएगा, -4 आएगा। तो क्या आ गया बच्चों, 4 - 4, ये क्या आ गया 0। देखिए इंटीजर ये। एक बार बच्चों जो हमने x की वैल्यू 2.7 ले लिया सपोज, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2.7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -2.7। ठीक है बच्चों, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हुआ बच्चों 2, -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हुआ बच्चों -3। ठीक है ना, तो क्या आ गया -1 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1 आ गई। ठीक है, तो ये देखिए, तो वही बोल रहा था मैं कि if x is an integer then greatest integer part of x plus greatest integer part of minus x will be 0. If x is not an integer then greatest integer part of x plus greatest integer part of minus x will be equal to -1। ठीक है बच्चों, ये चीज हमारे पास आ जाएगी।